गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। पिछली क्लास में हम लोग नाभिक स्नेही, मैंने आपको कुछ जनरल आइडिया दिया था इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के बारे में, नाभिक स्नेही अभिकर्मक के बारे में। उसके बाद हमने आपको प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में समझाया था। मैंने आपको समझाया था कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं: इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोगों ने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा की थी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हमने एक अभिक्रिया, मैंने आपको समझाया था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या हैं। मैंने आपको बताया था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही होगी, लेकिन जो रिएजेंट अटैक करेगा, जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होगा, वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा और वो सबस्ट्रेट के अणु से किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक को ही हटाकर उसका स्थान लेगा। तो हमने इसमें बताया था कि इसमें सबस्ट्रेट अणु की जो क्रियाशीलता है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक की नाभिक स्नेहिता पर निर्भर करता है, जिसके लिए हमने नाभिक स्नेहिता किनकी कैसे वैरी करती है ये हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं: एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हम SN1 अभिक्रिया और द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को SN2 अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो SN1 अभिक्रिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया। तो आइए बात करते हैं SN2 अभिक्रिया। S नीचे N ऊपर 2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। SN2 रिएक्शन, यहां पे 2 का मतलब है, इसका पूरा नाम है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि हमने SN1 में पढ़ा है कि SN1 अभिक्रिया दो चरणों में होती है। पहले चरण में जो सबस्ट्रेट अणु से विलोपित समूह विलोपित होता है, वो पहले चरण में होता है कार्बन हैलोजन बंध का हेटेरोलिटिक बंध विदलन होता है, जिससे कार्बोनियम आयन बनता है। और दूसरे चरण में नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करके कार्बोनियम आयन से जुड़ जाता है। तो पहला चरण मंद गति से होता है और दूसरा चरण तीव्र गति से होता है। तो मंद गति से जो चरण होता है वो अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है, और जो तीव्र गति से होता है वो अभिक्रिया का वेग निर्धारित नहीं करता। इसीलिए अभिक्रिया की जो दर है वो केवल सबस्ट्रेट अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी या एक अणुक अभिक्रिया थी, तो इसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो रिएजेंट का अटैक है और जो लीविंग ग्रुप का सेपरेशन है, अलग हटना, लीविंग ग्रुप को जो अलग, दो काम होता है। SN1 में लीविंग ग्रुप पहले हट गया था, जो रिएजेंट था वो बाद में अटैक कर रहा था, लेकिन यहां पे दोनों काम एक साथ एक ही चरण में होता है। तो ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया एक ही चरण में पूर्ण होती है, एक ही चरण में पूर्ण होती है। ठीक, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही चरण में यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। दूसरी बात
अभिकर्मक का आक्रमण एवं लीविंग ग्रुप का अलगाव दोनों एक साथ होता है, एक साथ होता है, दोनों एक साथ होता है, जिससे एक इंटरमीडिएट बनता है जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, पहले इसको लिखिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं रिएक्शन के माध्यम से। देखिए, जैसे ये आपने RCH2X लिया, एल्किल हैलाइड, इसी चरण में नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी आक्रमण करेगा। और देखो ये जो X होता है ये भी एक तरह का नाभिक स्नेही अभिकर्मक है ना। ये X क्या है, ये भी एक तरह का नाभिक स्नेही अभिकर्मक है और ये भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। अब ये इसको हटा के इसका स्थान लेगा, भले Nu-X- से प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इसकी नाभिक स्नेहिता X- से ज्यादा हो, लेकिन ये सामने से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये X- इसको सामने से अटैक करने नहीं देगा। तो ये कहां से अटैक करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा, कार्बन पे पीछे से अटैक करेगा। तो देखिए क्या होगा, ये कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और एक एल्किल ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप, पीछे से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो अब ये जुड़ना प्रारंभ करेगा, तो डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। अब ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। भाई न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल कार्बन को देगा, तो इसका ऋणावेश आंशिक हो जाएगा, आंशिक ऋणावेश हो जाएगा और ये जुड़ने का प्रयास करेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ता जाएगा वैसे वैसे X के साथ बॉन्ड जो है वो कमजोर होता जाएगा। तो X अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो X पे भी माइनस आ जाएगा। ये देखिए ये बाहर निकलेगा। इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया का इंटरमीडिएट, है ना। इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट में ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और X- निकल जाएगा। तो अगले चरण नहीं, वो रिएक्शन तो वही है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और X- निकल गया। बताइए ठीक है। तो ये अभिक्रिया की एक क्रियाविधि है और ये एक ही स्टेप में हो रहा है जो कि मंद गति से हो रहा है, इसलिए रेट डिटरमिनिंग यानी वेग निर्धारक पद होगा। तो अभिक्रिया की जो दर होगी वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। देखिए वेग निर्धारक पदों में सबस्ट्रेट का अणु भी है और अभिकर्मक भी है। तो सबस्ट्रेट अणु की सांद्रता पर भी निर्भर करेगा और अभिकर्मक की भी सांद्रता पर निर्भर करेगा।
अभिकर्मक की सांद्रता पर भी निर्भर करेगा, दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। दूसरी बात, द्विअणुक, दो अणुओं पर निर्भर कर रहा है, तो द्विअणुक अभिक्रिया है, द्विअणुक अभिक्रिया है। अब जो SN1 में बताया था उसी के आगे उसी के हिसाब से काम करते हैं। देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल यानी कि आक्रमणकारी अभिकर्मक का जो अटैक है और जो लीविंग ग्रुप का अलगाव है, दोनों एक साथ हो रहा है। इसका मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है उसकी नाभिक स्नेहिता लीविंग ग्रुप की नाभिक स्नेहिता से अधिक होनी चाहिए, है ना। तो SN2 अभिक्रिया के लिए, SN2 अभिक्रिया के लिए Nu माइनस की नाभिक स्नेहिता X माइनस की नाभिक स्नेहिता से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ आ गए। अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां पे कोई कार्बोनियम आयन जैसा इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, तो यहां पे प्रोटिक विलायक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एप्रोटिक विलायक की आवश्यकता है। तो SN2 अभिक्रिया एप्रोटिक विलायकों जैसे एसीटोन, DMF का मतलब डाई मेथिल फॉर्मामाइड, डाईमिथिल फॉर्मामाइड, DMSO डाई मेथिल सल्फॉक्साइड, डाईमेथिल सल्फॉक्साइड। SN2 अभिक्रिया एप्रोटिक विलायकों की उपस्थिति में होती है। उपस्थिति में होती है, नोट करिए इसको पहले।
दूसरी बात समझिए, अभिक्रियाशीलता। SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता देखिए, एक चीज समझने वाली बात है, एल्किल हैलाइड हमने बताया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो अगर यहां पे तृतीयक हैलाइड हम ले लेंगे तो एक एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप, तीन एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, जो कि इस कार्बन को तीन तीन एल्किल ग्रुप अगर जुड़ जाएंगे तो वो बल्की नेचर के होंगे, है ना, स्थूल ग्रुप होंगे, स्थूल समूह होंगे, तो वो स्टेरिक अवरोध उत्पन्न करेंगे और कार्बन को, छोटे कार्बन को चारों तरफ से बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो यहां पे तो अटैक पीछे से हो रहा है, जब पीछे से अटैक होगा तो ये जब चारों तरफ से बंद हो गया तो ये कार्बन तक पहुंच नहीं पाएगा न्यूक्लियोफाइल, तो अभिक्रिया ये आसानी से नहीं दे पाएगा। तो SN2 अभिक्रिया में एल्किल समूह जितना छोटा हो अभिक्रियाशीलता उतनी ज्यादा होती है ना। तो अभिक्रियाशीलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक अवरोध के। जितना ज्यादा स्टेरिक अवरोध होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उतना अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो क्रम होगा अभिक्रियाशीलता का वो होगा मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, क्योंकि कार्बन पे तीन हाइड्रोजन छोटे समूह हैं, वो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं करेंगे। इससे कम अभिक्रियाशील प्राथमिक हैलाइड होगा, इससे कम अभिक्रियाशील द्वितीयक हैलाइड होगा और सबसे कम अभिक्रियाशील तृतीयक हैलाइड होगा। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी द्वितीयक और ये तृतीयक टर्शरी। बोलो क्लियर है बात। तो ये अभिक्रिया मतलब कि SN1 अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम था उसका उल्टा यहां पे अभिक्रियाशीलता का क्रम है ना, उसके जस्ट अपोजिट। वहां पे ये वाला बहुत अभिक्रियाशील था और ये वाला सबसे कम अभिक्रियाशील था, क्योंकि वहां पे अभिक्रियाशीलता कार्बोनियम आयन के स्थायित्व पर निर्भर करती थी, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात और, दूसरी बात यहां पे देखिए, यहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बना। कार्बोनियम आयन वहां इंटरमीडिएट बन रहा था, तो जहां जरूरत होती थी उसके हिसाब से हम रीअरेंजमेंट भी करते हैं SN1 अभिक्रिया में। लेकिन SN2 अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, चूंकि SN2 अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट नहीं बनता, अतः इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। रीअरेंजमेंट की प्रक्रिया भी यहां पर नहीं होती। बोलो क्लियर है। अगला पॉइंट, रिएक्शन प्रोफाइल ग्राफ की बात करें। रिएक्शन प्रोफाइल ग्राफ की बात अगर करें
रिएक्शन प्रोफाइल ग्राफ। तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा? SN1 अभिक्रिया का ग्राफ हम लोगों ने देखा था। इसका जो ग्राफ बनता है किसके किसके बीच बनता है? ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति के बीच ये ग्राफ सिंपली ऐसा बनता है। यहां पे RCH2X और न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होगा। यहां पे इस जगह पे न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ेगा, ये पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे, हाइड्रोजन और एल्किल समूह। तो क्या बन गया? ट्रांजिशन स्टेट आ गया और ये निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल CH2R और X माइनस। तो ये सिंपल तरीके से ग्राफ बनता है, बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं है। नोट करिए जल्दी से। अब देखिए इस अभिक्रिया की स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री नोट कर लीजिए इसको। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाता हूं। जैसे SN1 अभिक्रिया का स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने देखा था, वैसे ही SN2 अभिक्रिया की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, लेकिन थोड़ा सा अलग होती है। यहां पे देखने से ही लग रहा है कि जो आपका एक अवस्था इसमें ऐसी बनती है इस अभिक्रिया में कि जब लीविंग ग्रुप भी सबस्ट्रेट के अणु से जुड़ा रहता है और रिएजेंट जो अटैक कर रहा है वो भी सबस्ट्रेट के अणु से जुड़ जाता है। मतलब एक तरफ सबस्ट्रेट के अणु में एक तरफ लीविंग ग्रुप भी जुड़ा रहता है और एक तरफ नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी जुड़ जाता है। इसी को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक का जुड़ाव है सबस्ट्रेट से, वो उस दिशा में है जिधर से उसके विपरीत दिशा में है जिधर से आपका लीविंग ग्रुप निकलता है। मतलब जिधर से लीविंग ग्रुप निकलेगा उसके उल्टा दिशा में नाभिक स्नेही अभिकर्मक जुड़ेगा, है ना। तो ये इन्वर्जन प्रोडक्ट देगा, प्रतिलोमन उत्पाद देगा। क्या देगा? प्रतिलोमन उत्पाद, इन्वर्जन प्रोडक्ट। चलिए देखिए, SN2 अभिक्रिया की स्टीरियो केमिस्ट्री, SN2 अभिक्रिया की स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। देखिए इसमें अगर स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने SN1 में ही बताया था कि यह तभी संभव है जब कार्बन से जुड़े चारों परमाणु या परमाणु के समूह भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तभी यह संभव है।
है ना। तो हमने इस बार कार्बन से एक हाइड्रोजन जोड़ा, एक ड्यूटेरियम जोड़ दिया, एक CH3 जोड़ दिया और एक हेलोजन जोड़ दिया। अब इसमें क्या होगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक करेगा। तो मैंने आपको बताया कि कहां से जुड़ेगा, बैक साइड से जुड़ेगा। ये देखिए, इस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। इस कार्बन को कहा जाएगा कायरल कार्बन, जिससे जुड़े चारों परमाणु या परमाणु के समूह भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें बैक साइड से अटैक होगा। तो कार्बन पे ये एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जिसका ऋणावेश आंशिक हो जाएगा और एक तरफ X माइनस जिस पे ऋणावेश आंशिक हो जाएगा, और हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और एक CH3। ये बन गया ट्रांजिशन स्टेट और ये निकल जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो देखिए, जहां पे X जुड़ा था उसके विपरीत दिशा में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, CH3। तो यहां जो उत्पाद बना वो प्रतिलोमन उत्पाद बना। मतलब जो अभिकारक का विन्यास है, अभिकारक का विन्यास और उत्पाद का विन्यास अलग अलग है। अभिकारक का विन्यास और उत्पाद का विन्यास जब अलग अलग होता है ना। अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएगा तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त दिशा में घुमाएगा। तो इनके ये अलग अलग प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। इसको अगले सेक्शन में, अगले क्लास में मैं इसी को लूंगा, है ना, प्रकाशिक समावयवता। तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये जो है प्रतिलोमन उत्पाद बना। ठीक है, इसकी खोज, इसे कहते हैं विन्यास का प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के विन्यास भिन्न भिन्न हो तो इसे विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं। इसकी खोज की थी पी वॉल्डेन ने, इसलिए इसको वॉल्डेन इन्वर्जन या वॉल्डेन प्रतिलोमन भी कहते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको पहले। तो ये हमने आपको बताया स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 अभिक्रिया की। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, जैसे SN1 अभिक्रिया बताया, SN2 अभिक्रिया बताया। तो SN2 अभिक्रिया में ध्यान इस बात का देना है कि पहली बात, SN1 अभिक्रिया की तरह ये 2 स्टेप में नहीं होता, एक ही चरण में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ही चरण में होने के साथ साथ इसमें जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक का अटैक है यानी आक्रमण है और लीविंग ग्रुप का अलगाव है, दोनों एक साथ होगा। इसीलिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक पीछे से जाके अटैक करता है ताकि वो धीरे धीरे पीछे से जुड़े और सामने से लीविंग ग्रुप
अलग होता रहे धीरे धीरे, जैसे जैसे वो जुड़ता जाएगा वैसे वैसे ये अलग होता जाएगा। और इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यहां देखिए, यहां दिखाया मैंने, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और यही ट्रांजिशन स्टेट से लीविंग ग्रुप अलग हो जाएगा और नाभिक स्नेही अभिकर्मक उल्टी दिशा में जुड़ जाएगा, जिससे अगर कार्बन कायरल है तो हमें क्या देखने को मिलता है, प्रतिलोमन उत्पाद यानी इन्वर्जन प्रोडक्ट, इंग्लिश में कहते हैं इसको इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। जबकि हमने SN1 में देखा था कि हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट भी मिलता है और रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिलता है। इन्वर्जन उत्पाद प्रतिलोमन उत्पाद है ना, और रिटेंशन मतलब कि जिस कॉन्फ़िगरेशन का, जिस विन्यास का अभिकारक है उसी विन्यास का भी उत्पाद भी मिलता है और उसके विपरीत विन्यास का भी उत्पाद, दो उत्पाद मिलते हैं, मिश्रण मिलता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिलोमन उत्पाद उसमें होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। कुछ किताबों में यह लिखा गया है कि SN1 अभिक्रिया में रिटेंशन उत्पाद और प्रतिलोमन उत्पाद दोनों बराबर बराबर मात्रा में मिलते हैं, और अगर रिटेंशन उत्पाद और प्रतिलोमन उत्पाद बराबर बराबर मात्रा में मिल जाएंगे तो उसे कहते हैं रेशमिक मिश्रण। क्या कहते हैं, रेशमिक मिश्रण, रेशमिक मिक्सचर, अगर बराबर बराबर मात्रा में है। लेकिन अगर बराबर मात्रा में नहीं है, 5% भी कोई एक ज्यादा है, तो रेशमिक मिश्रण नहीं बनेगा। जैसे हमने वहां बताया था आपको कि हो सकता है कि एक उत्पाद जो रिटेंशन उत्पाद है वो 45% हो और इन्वर्जन उत्पाद जो है वो 55% हो, तो इतना डिफरेंस रहता है SN1 अभिक्रिया में भी, है ना। ये क्लियर कट अंतर समझ में आ रहा है। अभिक्रियाशीलता के क्रम में बताया था SN1 अभिक्रिया में तृतीयक एल्केन हैलाइड अधिक अभिक्रियाशील होता है, उसके बाद द्वितीयक एल्केन हैलाइड, उसके बाद प्राथमिक एल्केन हैलाइड, उसके बाद मिथाइल एल्केन हैलाइड। जबकि यहां पे उसका SN2 अभिक्रिया में उसकी विपरीत, उसका बिल्कुल उल्टा क्रियाविधि है। पहले मिथाइल हैलाइड सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, उसके बाद प्राथमिक एल्केन हैलाइड, उससे कम द्वितीयक एल्केन हैलाइड, और सबसे कम अभिक्रियाशील तृतीयक एल्केन हैलाइड होता है ना। विलायकों की बात करें तो SN1 अभिक्रिया के लिए प्रोटिक विलायक की जरूरत पड़ती है, प्रोटिक विलायक की जरूरत पड़ती है, जैसे जल, अल्कोहल आदि, है ना। जबकि SN2 अभिक्रिया को पोलर कैसे जरूरत पड़ती है, पोलर एप्रोटिक विलायकों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, एसीटोन ले सकते हैं, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड ले सकते हैं, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड लेते हैं। ये देखो DMF फुल फॉर्म हमने लिख दिया था, फॉर्मूला नहीं लिखा था, HC डबल बॉन्ड O NCH3CH3, ये डाई मिथाइल फॉर्मामाइड है, और DMSO ये डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड है, S डबल बॉन्ड O CH3, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। तो ये दोनों आपके कैसे हैं, अप्रोटिक विलायक है। कैसे हैं, एप्रोटिक विलायक, है ना। ये SN2 अभिक्रिया को फेवर करते हैं, SN1 अभिक्रिया को ये फेवर नहीं करते। रिएक्शन प्रोफाइल ग्राफ भी दोनों का, SN1 का अलग है, SN2 का अलग है, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखें, हमने अभी आपको बताया कि SN1 अभिक्रिया में रिटेंशन उत्पाद भी बनता है, इन्वर्जन उत्पाद भी बनता है। इन्वर्जन यानी कि प्रतिलोमन उत्पाद थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है, बस यही एक डिफरेंस है। जबकि SN2 अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ प्रतिलोमन उत्पाद बनता है। क्लियर है बातें? तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये सारी चीजें। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। तो अब SN2 अभिक्रिया, आज हमने SN2 अभिक्रिया पे चर्चा की। अब अगली क्लास में हम जब मिलेंगे तो हम लोग प्रकाशिक समावयवता पर चर्चा करेंगे, है ना। प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
इसमें कई सारे टर्म्स आते हैं, जैसे जो प्रकाशिक समावयवता जो अणु प्रदर्शित करते हैं वो उन अणुओं के अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, और समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं या तो दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देते हैं या वामावर्त दिशा में घुमा देते हैं। तो ये दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना, वामावर्त दिशा में घुमाने की जो घटना है, इसको कहते हैं ध्रुवण घूर्णकता, और ऐसे पदार्थों को कहते हैं ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। दो तरह के होते हैं, जो दक्षिणावर्त घुमाते हैं उनको कहते हैं दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, है ना, या डी फॉर्म या प्लस फॉर्म, और जो वामावर्त दिशा में घुमाते हैं उसको वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं, यानी कि लीवो रोटेटरी सब्सटेंस उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, इसको एल फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारी चीजें समझेंगे, ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इंग्लिश में कहते हैं क्या होती है, और प्रकाशिक समावयवता में और सारी चीजें डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, है ना। और एक इंपॉर्टेंट सूचना कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। डिस्क्रिप्शन में देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दें। उसके बाद बेल आइकन आएगा, घंटी बन के आएगी, घंटी पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा। जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होगा, है ना, ऑल नोटिफिकेशन वाला, उसको प्रेस कर दीजिए तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। नए वीडियो, पुराने वीडियो, आपने लेट में ज्वाइन किया है तो आपको पुराने वीडियोस की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।